सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाज जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से हल्फ ले चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मनसब संभालने के फौरन बाद ही दुनिया के माशी माहिरीन आलमी मईशत को लेकर सख्त तशवीश में मुब्तला हो गए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की मईशत के हवाले से बहुत सख्त अप्रोच अपना रहे हैं, जिससे आलमी मईशत और अमेरिका के ट्रेड पार्टनर्स को अरबों डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोविड और यूक्रेन में जंग की वजह से पूरी दुनिया में ट्रेड साइकिल मुतासर हुआ, कीमतें तेजी से बढ़ी और कीमतें अब भी बढ़ रही हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन के चीफ ऑफ रिसर्च का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज से आलमी ग्रोथ रुकने का इम्कान है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल अमेरिकी ट्रेड पार्टनर्स चाइना, कनाडा और मैक्सिको के खिलाफ नए टैरिफ रेट्स लगाने की बात कर रहे हैं, जिसका मकसद अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज को ज्यादा इफेक्टिव प्रोटेक्शन फराहम करना है। टैरिफ में इजाफे से बहुत से ममालिक को नुकसान पहुंचेगा जो अमेरिका के साथ ट्रेड पर इन्हिसार करते हैं। IMF के साबिक चीफ इकोनॉमिस्ट के मुताबिक नए टैरिफ खासकर मैक्सिको और कनाडा के लिए तबाहकुन साबित हो सकते हैं। ट्रंप ने फेडरल एजेंसीज को यह हिदायत की है कि वो बढ़ते हुए अमेरिकी ट्रेड डेफिसिट की तहकीकात करें। व्हाइट हाउस में जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो अमेरिका में तमाम इंपोर्ट्स पर यूनिवर्सल टैरिफ लगाएंगे, जिस पर ट्रंप ने कहा कि हम ये कर सकते हैं। ट्रंप ने अमेरिका में आलमी इंपोर्ट पर 10 से 20% और चाइना से आने वाली अशिया पर 60% तक भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इस वक्त अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट $1 ट्रिलियन सालाना से जायद है। अमेरिका कई दहाइयों से पाकिस्तान का अहम इकोनॉमिक और डेवलपमेंट पार्टनर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, जिसका वॉल्यूम $8 बिलियन से जायद है। पाकिस्तान हर साल अपनी टोटल एक्सपोर्ट का तकरीबन 16% अमेरिका को ही एक्सपोर्ट करता है। गुज़िश्ता दहाई के दौरान पाकिस्तान की अमेरिका को एक्सपोर्ट में खातिर ख्वाह इजाफा भी हुआ है। माशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बायलैटरल ट्रेड $14 बिलियन तक ले जाने का पोटेंशियल मौजूद है। अमेरिका को सिर्फ IT की एक्सपोर्ट $1 बिलियन से तजावुज़ कर गई है। रवां माली साल के इब्तदाई 5 माह में, यानी जुलाई से नवंबर 2024 के दौरान पाक अमेरिका बायलैटरल ट्रेड का वॉल्यूम $3 अरब 5 करोड़ से जायद रहा है, जिसमें अमेरिका के लिए पाकिस्तानी एक्सपोर्ट का वॉल्यूम $2 अरब 45 करोड़ का रहा है, जो तकरीबन 14% का इजाफा है। तो 5 माह के दौरान पाकिस्तान के लिए अमेरिका से इंपोर्ट का वॉल्यूम $59 करोड़ 42 लाख के करीब रहा है। पाकिस्तान अमेरिका को चावल, गोश्त, मसालाजात, ताज़ा फल, सब्जियां, प्रोसेस फूड और सी फूड एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका को पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स में सिर्फ टेक्सटाइल का हिस्सा ही 55% से जायद है। पाकिस्तान अमेरिकी कपास का दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर है। अमेरिकी कंज्यूमर मार्केट GDP $20.94 ट्रिलियन से ज़्यादा है, जबकि अमेरिका की आबादी अब 330 मिलियन से ज़्यादा है। तो अब देखना यह है कि ट्रंप की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं आगे चलकर अगर ये टकता है तो क्या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी इससे मुतासर होती हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट क्या अमेरिका बरकरार रह सकेगा या नहीं, और फिर जो दीगर ममालिक पर ये टैरिफ लगाए जा रहे हैं इसका खुद अमेरिकी अवाम पर क्या असर पड़ेगा। फारूक तिरमिज़ी साहब हमारे माशियात अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फारूक साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब जो डोनाल्ड ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं इसका क्या असर आप ख़ासतौर पर ख़ुद अमेरिका की पब्लिक पर पड़ते हुए देख रहे हैं, चूँकि डोनाल्ड ट्रंप के पास पॉपुलर वोट भी है। अगर अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ता है या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ सही तौर पर नहीं आगे चल पाती तो उनकी पॉपुलैरिटी भी मुतासिर हो सकती है, और फिर आगे चलकर हम ज़रा पाकिस्तान को भी कनेक्ट करते हैं इससे। देखिए, ट्रंप साहब की जो पॉलिसीज़ हैं और जो उनके अक़वाल हैं उन दोनों में कभी कभार अच्छा खासा फ़र्क होता है। वो ज़्यादातर जिस तरह की धमकियां देते हैं दुनिया को कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारे ऊपर इतना टैरिफ लगा देंगे, वो ज़्यादा होती हैं बनिस्बत ये कि वो टैरिफ एक्चुअली जो है वो अमेरिका में जो दरामदाद और बरामदाद में लगे। तो एक तो ये बात हमें देखनी पड़ेगी कि ये दिस इज़ अ नेगोशिएटिंग टैक्टिक कि भाई हम दूसरे ममालिक से क्या क्या ट्रेड डील्स करवा सकते हैं। हमारी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ज़्यादा इम्कान ये है कि कनाडा, मैक्सिको और ज़्यादातर ममालिक से अमेरिका जो है कोई ट्रेड डील कर लेगा कि कुछ अशिया में जो है थोड़े से उनके एक्सपोर्ट कम होंगे अमेरिका की तरफ, और कुछ चीज़ों में जो है अमेरिका के एक्सपोर्ट भी शायद उन ममालिक की तरफ थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन ज़्यादातर जो सख्ती आएगी वो चाइना की तरफ आएगी, और उस सख्ती से पाकिस्तान का ऐसा सच को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना। पाकिस्तान अमेरिका के लिए कोई रिलेटिव एक छोटा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो जिसकी वजह से जो भी टैरिफ्स आएंगे, जिस तरफ भी उनकी टारगेटिंग होगी, इससे इम्कान कम है कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा डायरेक्ट असर आए।
उसके अलावा ये कि ट्रम्प साहब जिस तरह की इमिग्रेशन पॉलिसी रखना चाह रहे हैं, वो ये करना चाह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर लोग बाहर ममालिक से कम आए, जिसकी वजह से अमेरिकी कंपनीज जो हैं वो आउटसोर्सिंग थोड़ी सी ज़्यादा करेंगी, और इससे पाकिस्तान के ख़ासतौर पे सर्विसेज जो एक्सपोर्ट हैं और आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स जो हैं उनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। मिसाल के तौर पर अगर कोई पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो बजाय अमेरिका में आके तनख्वाह ले, वो अगर हम पाकिस्तान नारोवाल में बैठ के वही काम कर रहा है, तो वो तो पाकिस्तान में बैठ के डॉलर कमा रहा है और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट इस तरह से हो रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को ज़्यादा फ़ायदा है, और शायद इन द लॉन्ग रन परचेसिंग पावर अगर आप देखें तो उसका भी फ़ायदा है ज़्यादा बनस्बत ये कि वो अमेरिका आके काम करे। तो ये 3-4 चीजें अगर आप देखें तो आई वुड से कि पाकिस्तान, ट्रम्प साहब की जो पॉलिसीज हैं उनका पाकिस्तान के ऊपर न्यूट्रल टू पॉजिटिव इफेक्ट है। अच्छा, तो अब ये फारूक साहब, ये चले टैरिफ अगर कुछ ममालिक पर लगाना है, उसका मकसद है अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फ़रोग देना, तो बजाय इसके कि अपने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बैलेंस किया जाए और अपना हाउस इन ऑर्डर किया जाए, क्या ये वाइज स्ट्रेटजी है कि इस तरह से अगर दूसरे ममालिक को आप टैरिफ करेंगे तो इसका आप एंड क्या होना है? इसका जो एक इजाफी बोझ है वो तो एक एंड कंज्यूमर पर ही पड़ना है, मुतासिर तो एक एंड कंज्यूमर नहीं होना है। होना है अगर टैरिफ लगे, तो यही मैं कह रहा हूँ ना, अगर टैरिफ लगा देते हैं, लेकिन टैरिफ लगाने का इम्कान जो है, जो ज़्यादातर अमेरिका के जो सबसे बड़े पार्टनर्स हैं कनाडा और मेक्सिको, उनके साथ एक्चुअल टैरिफ लगने का इम्कान थोड़ा कम है। ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी नेगोशिएटिंग टैक्टिक है उनके लिए कि एक धमकी दे रहे हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में एक्चुअली लगेगा नहीं। चाइना के ऊपर लगेगा, और चाइना के ऊपर अगर लगेगा तो उससे नुकसान देखें शुरू में तो है, और थोड़ा सा शॉर्ट टर्म नुकसान ज़रूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप इस बात को देखें कि चाइना जो इतनी ज़्यादा अपनी इंडस्ट्री को सब्सिडीज़ देता है, अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली जो है वो लो रखता है, जिसकी वजह से चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो थोड़ी सी ज़रूरत से ज़्यादा जो है उसका मार्केट शेयर आ जाता है, तो उसको अगर काउंटर करने के लिए टैरिफ लगाया जाए तो उसका जो असर होगा अमेरिका की मईशत पर, वो शायद मतलब मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जो है वो थोड़ा सा मुफीद ही होगा। और इसका जो असल टारगेट है फारूक साहब, क्या वो सिर्फ टेक साइड पर यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही हैं? चूँकि ज़ाहिर चाइना इस इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा आगे ले जा चुका है, अब पूरी दुनिया में इस वक्त चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंपोर्ट हो रही हैं, तो चूँकि अमेरिका में शायद उतनी सस्ती कीमत पर वो व्हीकल्स दस्तियाब नहीं हैं, तो असल वजह यह है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में चाइना ने बीट कर दिया इस वक्त अमेरिका को। देखें, कुछ टेक्नोलॉजीज में चाइना आगे बढ़ रहा है, 5G है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है और ड्रोन्स हैं, ये 3 चीज़ें हैं जिसमें चाइना आगे बढ़ रहा है। लेकिन अमेरिका की जो पॉलिसी इस वक्त है वो सिर्फ किसी एक ख़ास टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं है, वो चाइना की तरफ है कि चाइना की जो मईशत है, अमेरिका के अंदर एक ये एहसास है कि चाइना ने अमेरिका का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली कम रखा है और अपनी इंडस्ट्री को ज़रूरत से ज़्यादा सब्सिडी दी है, जिसकी वजह से अमेरिकी की मईशत को नुकसान पड़ा है। तो मकसद किसी एक ख़ास टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं है, मकसद चाइना की जो है जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी तरफ पॉलिसी इख्तियार करना है। सही। अच्छा, अब ये जो पाकिस्तान और अमेरिका का जो ट्रेड वॉल्यूम है, ये इसमें जो पोटेंशियल टोटल है ये कुछ 14 अरब डॉलर के करीब का मौजूद है, लेकिन इसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करने के लिए या 14-15 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए इस वक्त दोनों ममालिक की जानिब से क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए? पाकिस्तान को अपना किस तरह से होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए और किन किन जगहों पर इस वक्त पाकिस्तान को ख़ास तौर पर फोकस करने की ज़रूरत है? इसमें देखें, सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा अमेरिका की तरफ फोकस करना पड़ेगा, और उसमें जो है वो मिसाल के तौर पर अब ट्रेड शोज़ में पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स जो हैं वो गिरोह दर गिरोह जो है वो जर्मनी तो पहुंच जाते हैं लेकिन अमेरिका नहीं पहुंचते हैं। उसके अलावा अब ये नहीं कहता कि कोई नहीं आते, लेकिन कम आते हैं अमेरिका की तरफ बनिस्बत यूरोप के। उसके अलावा पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को कुछ हद तक जो है वो अपनी प्राइसिंग और क्वालिटी में भी थोड़ा सा जो है वो काबू पाना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा कंपेटिटिव हमें होना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में जिस क्वालिटी का माल आता है वो उसमें से हम जो ज़्यादा कीमत वाले अशिया होती हैं उसमें पाकिस्तान थोड़ा सा कम रहता है। तो हमें थोड़ा सा अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको थोड़ा सा रीओरिएंट करना पड़ेगा। हम अभी इस वक्त लो वैल्यू की चीज़ों पर हम काम करते हैं, थोड़ा सा अगर हायर प्राइस किस्म की चीज़ों पर अगर हम ज़्यादा काम करना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल में ये इस एक्सपोर्ट की रियलाइजेशन का पोटेंशियल है। उसके अलावा
मैं ये एक बात ज़रूर ये कहूँगा कि IT सर्विसेज इज़ पाकिस्तान में अब एक बहुत बूमिंग सेक्टर है, और अमेरिका इज़ बाय फार द लार्जेस्ट मार्केट फॉर दिस। तो इसकी तरफ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा जोर डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से अब ये कहना जो है वो खैर मतलब इस पर हुकूमत जो है वो डिनाई कर देगी, लेकिन ये कि इंटरनेट सर्विसेज जो हम पाकिस्तान में मुस्तकिल जिनके ऊपर हम रुकावटें डालते रहते हैं, ये कम करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक तिरमिज़ी साहब एक से हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान का ईरान के साथ अहम और तारीखी ताल्लुक है। दोनों ममालिक के इकनॉमिक टर्म्स भी मजबूत हैं। पाकिस्तान अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ईरान से बड़ी मकदार में कुदरती गैस, तेल और बिजली इंपोर्ट करता है, और बदले में पाकिस्तान ईरान को ज़रूरी मसनूआत, कपास, टेक्सटाइल, फल, सब्जियाँ, लेदर प्रोडक्ट्स और मेडिकल आलात एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी मौजूद है। पाकिस्तान और ईरान ने बायलैटरल ट्रेड का वॉल्यूम $10 अरब तक ले जाने पर इत्तेफाक कर लिया है। हुकूमत पुरज़्म है कि 2030 तक ईरान के साथ ये ट्रेड टारगेट हासिल कर लिया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान इस वक्त बायलैटरल ट्रेड का वॉल्यूम सिर्फ $2 अरब से थोड़ा ज्यादा है, जिसमें पाकिस्तान ईरान से $1.4 अरब की इंपोर्ट करता है और पाकिस्तान सिर्फ $8.8 मिलियन की एक्सपोर्ट करता है। माशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बार्टर ट्रेड अभी भी बहुत कम है, जबकि भारत और तुर्किया ईरान के साथ बार्टर ट्रेड के जरिए अपनी बायलैटरल ट्रेड को बढ़ा रहे हैं। आज ही की एक खबर के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल ईरान के लिए पाकिस्तानी एक्सपोर्ट सिर्फ $20,000 रहने का इंकशाफ हुआ है। गुज़िश्ता 5 बरसों में ईरान के लिए पाकिस्तानी एक्सपोर्ट सिर्फ $1,30,000 रही हैं। गुज़िश्ता 5 सालों में पाकिस्तान की ईरान से एक्सपोर्ट्स $3 अरब 65 करोड़ से तजावुज़ कर गई हैं। माली साल 2019-20 में ईरान के लिए पाकिस्तानी एक्सपोर्ट $10,000 थी, लेकिन इंपोर्ट्स का हजम $44 करोड़ से ज़ायद था। माली साल 2020-21 और 21-22 में ईरान के लिए पाकिस्तानी एक्सपोर्ट सिफर थी, और आगे चलें तो माली साल 2021 में इंपोर्ट्स $51 करोड़ से ज़ायद रही हैं। माली साल 2022-23 में ईरान के लिए पाकिस्तानी एक्सपोर्ट सिर्फ $1 लाख थी, जबकि इंपोर्ट्स $88 करोड़ से ज़ायद थी। तो माशी माहिरीन ने ईरान पर बढ़ती हुई अमरीकी पाबंदियों की वजह से ईरान को पाकिस्तानी एक्सपोर्ट सिफर होने का खदशा जाहिर कर दिया है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान पर तबसरा करते हुए कहा था कि इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर मुमकिन पाबंदियाँ लग सकती हैं। हुकूमत ने आइंदा चंद सालों में मुल्की एक्सपोर्ट्स को $60 बिलियन तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया है। पाकिस्तान खित्ते में एक अहम एक्सपोर्ट पार्टनर के तौर पर तेजी से उभर रहा है। पाकिस्तानी आम 53 से ज़ायद ममालिक को एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसकी इनकम $103 मिलियन से ज़ायद है। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में कपड़े और घरेलू सामान, होटल के टेक्सटाइल, अस्पताल के टेक्सटाइल, गाउन, तौलिया, सुरमई कपड़ा, खेमे, रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह इसमें शामिल है। किचन अप्लाइंसेज, लाइट मशीनरी और मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स, फिर खेलों का सामान है, वैल्यू एडेड फूड प्रोडक्ट्स हैं, और सी फूड एक्सपोर्ट करके पाकिस्तानी अरबों डॉलर्स की इनकम हासिल करने का पोटेंशियल रखते हैं। लेकिन अगर खित्ते के ममालिक के साथ ही ट्रेड पाबंदियों का शिकार रहेगी तो यह हदफ कैसे हासिल हो सकेगा? खासतौर पर अमेरिका में अब डोनाल्ड ट्रंप के सदारत के मनसब संभालने के बाद क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं और उनकी पॉलिसीज़ किस हद तक पाकिस्तान की इकोनॉमी को मुतासर कर सकती हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सलमान शाह साहब साना हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ईरान जो कि पाकिस्तान का हमसाया है, लेकिन खुलकर पाकिस्तान वहाँ पर ट्रेड करने के काबिल इस वक्त नहीं है ज़ाहिर है, और जो ये पाबंदियाँ अमरीकी इस वक्त ईरान पर मौजूद हैं, इसके नतीजे में कितना नुकसान पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस वक्त होता हुआ आप देख रहे हैं पाकिस्तान और ईरान के तनाजुर में? देखिए, पाकिस्तान और ईरान नेचुरल पार्टनर्स हैं ट्रेड के मामले में, क्योंकि हमसाया मुल्क हैं, लॉजिस्टिक्स बड़ी आसान है, बॉर्डर्स मिलते हैं, और जो ज़रूरियात ईरान की जो इंपोर्ट वो करते हैं वो बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान से इंपोर्ट कर सकते हैं, और पाकिस्तान ईरान से गैस और ऑयल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट कर सकता है। और अगर नॉर्मल रिलेशनशिप्स हों तो कोई वजह नहीं है कि 10-12 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड होनी शुरू हो जाए ईरान के। तो अब मेन इसमें इशू तो अमेरिका का है, और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने आके नॉर्मलाइज कर लिए ईरान के साथ जो उसके ताल्लुकात हैं अमेरिका के, उसका कोई हो जाता है समझौता जिसके तहत फिर उसकी पाबंदियां ख़त्म हो जाती हैं, तो कम से कम जो रीजनल कंट्रीज हैं इनको बहुत फायदा होगा। जैसे आपके रिपोर्ट में कहा कि टर्की ऑलरेडी इनके साथ खासी बायलैटरल ट्रेड कर रहा है, तो पाकिस्तान भी कर सकता है, और इनफैक्ट हमारी तो इनके साथ
गैस पाइपलाइन के मायदे भी हैं जिसको हम दोबारा से आज के हालात के मुताबिक वहाँ से खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। तो आई थिंक देखना पड़ेगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप उधर नॉर्मलाइज करता है तो फिर तो हमारे लिए कोई नहीं होंगे, तो अगर नॉर्मलाइज नहीं भी करता तो फिर भी पाकिस्तान को अपने तौर पे तरीके ढूंढने चाहिए कि हमारी उनके साथ ट्रेड हो सके। और जैसे आपने कहा कि बार्टर के जरिए हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। वैसे हम चाइना की करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हैं, मतलब डॉलर में ट्रेड करना जरा मुश्किल है इस वक्त, लेकिन बाकी करेंसियों में तो हम कर सकते हैं। और सलमान साहब, ये जो 10 अरब डॉलर्स तक ले जाने का एक प्लान रखा गया है, फिर ओवरऑल 5 साल में जो 60 अरब डॉलर्स तक हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को लेकर जाना है, तो इसमें जो हमारे हमसाए ममालिक हैं उनके साथ तो फिर बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ जाती है हमारी अपनी ट्रेड की, चूँकि लॉजिस्टिक कॉस्ट भी वहाँ पर कम होती है, दीगर इशूज़ भी वहाँ काफ़ी कम होते हैं। अब किस तरह से डील करना है पाकिस्तान को अमेरिका के साथ, और फिर अगर हालात बेहतर नहीं होते तो अपने एवेन्यूज़ किस तरह से बनाए जा सकते हैं? देखिए, एक बात तो यह है कि हमें खुद भी अपने तौर पे अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि अगली इकोनॉमी जो है, अगली जो दहियाँ हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, सोलर एनर्जी होगी, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटराइजेशन और इस किस्म की चीज़ें होंगी। तो पाकिस्तान को अपने तौर पे इन चीज़ों में महारत हासिल करने की शदीद ज़रूरत है, और अगर वो हम महारत हासिल करते हैं तो ईरान नेचुरली एक बहुत बड़ी मार्केट होगी, क्योंकि ईरान एक कमोडिटी इकोनॉमी है, उसके पास तेल है, गैस है और उसके पास आमदन है। लेकिन ये जो मॉडर्न इकोनॉमी की चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या आईटी का एरिया हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सेट्रा, यहाँ पे पाकिस्तान से हम खासा बेहतर तरीके पे ट्रेड बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हमने सिर्फ यही कहना है कि टेक्सटाइल के ऊपर हम रखें या खाने पीने की चीज़ें, वो भी ठीक हैं, लेकिन असल ब्रेक थ्रू होगा अगर पाकिस्तान अपने इकोनॉमी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी को बहुत बड़ा कर ले। और फिर इसके लिए सलमान साहब, ज़ाहिर है अभी से प्लानिंग की ज़रूरत है, अभी से अपने थिंक टैंक्स को एक्टिव करने की ज़रूरत है। हम उड़ान पाकिस्तान तो लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन उसके टारगेट्स तक अगर हमें पहुंचना है तो ज़ाहिर है ईरान पर भी हमें फोकस करना है, दीगर ममालिक के साथ। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली आपने बात की, उसमें चाइना इस वक्त बहुत दिलचस्पी ले रहा है, दुनिया में बहुत आगे भी जा चुका है। तो जिस तरह चाइना को इंगेज हमने रखा हुआ है, उसी तरह ईरान और दीगर ममालिक को भी फिर इंगेज रखने की ज़रूरत है। हाँ, देखिए ना, अब चाइना की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, वो कोई तकरीबन $100 मिलियन की, और होनी यहाँ पे चाहिए थी कम से कम $1-2 अरब की, ताकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बने वो ना सिर्फ पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी करें, बट वो ईरान, सऊदी अरेबिया, अफ्रीका और ये जो हमारे ममालिक हैं उनकी भी ज़रूरियात पूरी करें। तो पाकिस्तान को भी अपने इकोनॉमिक थिंकिंग में एक आउटवर्ड लुकिंग हमें थिंकिंग करनी चाहिए कि हम अपने मुल्क में जो फैक्ट्रियां लगाते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान की डिमांड के लिए नहीं होनी चाहिए, वो इस खित्ते की डिमांड के लिए होनी चाहिए। और पाकिस्तान इस खित्ते का इंडस्ट्रियल हब बनना चाहिए, इस खित्ते का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनना चाहिए, इस खित्ते की वैसे ट्रेड का हब बनना चाहिए, जैसे सीपेक में हम बनने जा रहे हैं। तो उसके साथ साथ ये डिफरेंट जो वैल्यू चेन्स हैं, इनमें भी हमें पूरे खित्ते के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान शाह, वज़ीर ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। रेकोडिक के सोने और तांबे के ज़खायर को दरियाफ्त हुए तकरीबन 46 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, जिस पर 1993 में इब्तदाई काम का आगाज़ भी हो चुका है, और उससे भी अब 31 साल गुजर चुके हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 27,173 मिलियन पाउंड वजन का सोना इन कानों में मौजूद है। रेकोडिक में 7 खरब डॉलर की मादनियात की मौजूदगी का तखमीना लगाया जा रहा है, जिसकी पैदावार 2028 से शुरू होने का इम्कान है। 2028 से 2032 तक सालाना तकरीबन 7,000 किलोग्राम सोना और 19 करोड़
किलोग्राम तांबे की पैदावार मुतवक्के है। एक अंदाजे के मुताबिक तांबे और सोने की सालाना पैदावार 8 करोड़ टन हो सकती है। इस कान की उम्र 40 साल के लगभग मुतवक्के है और यह भी मुमकिन है कि इस दौरान इसी इलाके या करीबी इलाकों में मजीद मादनियात या दीगर ज़खायर का सुराग भी मिल जाए और उसका दौरानिया और दायरा कार और ज़्यादा वसी हो जाए। एक अंदाजे के मुताबिक 2050 में दुनिया को 650 मिलियन मैट्रिक टन तांबे की ज़रूरत होगी। इसलिए कान की मालियत इस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक बहुत ज़्यादा हो सकती है। जहाँ तक रकबे का ताल्लुक है तो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस 350 से 400 मुरब्बा किलोमीटर का है, जबकि कान का रकबा 80 से 120 किलोमीटर तक होगा। पाकिस्तान में रेकॉर्डिक तांबे और सोने की कान से आइंदा 37 साल में तकरीबन 74 अरब डॉलर के फ्री कैश फ्लो की तवक्को है। बैरिक गोल्ड रेकॉर्डिक कान में 50% शेयर्स का मालिक है, जबकि बाकी 50% शेयर्स पाकिस्तान और सूबा बलूचिस्तान की हुकूमतों के पास हैं। पहले मरहले में सालाना 2 लाख टन तांबे की पैदावार की जाएगी, जिसका जो तखमीना है जिसकी लागत का 5.5 अरब डॉलर होगा। माशी माहिरीन के मुताबिक रेकॉर्डिक मंसूबा पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बहुत ही अहम संग मील साबित हो सकता है। सऊदी अरब की माइनिंग कंपनी मनारा मिनरल्स ने रेकॉर्डिक मंसूबे में 10 से 20% शेयर्स खरीदने के लिए इंटरेस्ट शो किया है, जिसकी मालियत 500 मिलियन से 1 बिलियन डॉलर्स के दरमियान है। अब ये आने वाले दिनों में कितना बड़ा गेम चेंजर मंसूबा पाकिस्तान के लिए साबित हो सकता है, इस पर चौधरी अकमल साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। तो चौधरी साहब, अगर इसको हमें पूरी तरह यूटिलाइज़ करना और एक्सप्लोर करना है, हम इस वक्त दुरुस्त ट्रैक पर चल रहे हैं क्योंकि हमें सरमायाकारी की ज़रूरत है। सऊदी अरब की उसमें इंटेंशन भी है। ज़ाहिर है बैरिक गोल्ड ऑलरेडी 50% उसके पास मौजूद है। जो 50% हमारे पास है उसको बेहतरीन तरीके से कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है? देखिए, आप कहें कि हम लोग आइडियल इस मामले में चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वी आर नॉट आइडल। लेकिन वो सियाने कह गया ना, द वन इन हैंड इज बेटर देन 2 इन बुशेस। तो राइट नाउ रेकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूं कि 1993 से ये जो है ना मंसूबा उसके ऊपर अमल दरामद का आगाज हुआ है और आज 2025 आ गया और अभी तक इसके ऊपर काम का आगाज नहीं हुआ और इसमें केस और रिसर्च और ये वो चलती रही थी। तो उसके बाद अब जाके जो है सुनने में आ रहा है कि 2028 तक इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा और जो बैरिक गोल्ड कंपनी जिसका आपने बताया है वो इसके ऊपर काम शुरू करेगी और 50% ज़ाहिर है वो रखेगी और 50% जो है वो हुकूमत पाकिस्तान का होगा। चूंकि अब इसमें टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा लगना है, तकरीबन 3 साल हैं कि इससे जो है वो कुछ पैदावार शुरू हो जाएगी। तकरीबन इससे जैसे 2 लाख टन जो है वो कॉपर आएगा, तकरीबन 5.5 बिलियन का शुरू में जो स्टार्टिंग इसका फर्स्ट फेज है उसमें। इसके अलावा सोना भी जो है वो तकरीबन अच्छी खासी मिकदार में इसमें आएगा। तो टोटल ओवरऑल 74 बिलियन का जैसा कि है आपकी नॉलेज में कि कैश फ्लो जनरेट होगा तकरीबन 37 साल में। तो ये साल का तकरीबन जो है वो 2 से 2.5 बिलियन डॉलर बनता है। 2 से 2.5 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को अगर फिलहाल मिल भी जाए तो मेरे ख्याल में इससे तो बहुत इकोनॉमी में जो हमारे यहाँ FDI ना होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें काफ़ी हद तक ये मसला जो है वो हल करने में मुआविन साबित हो सकता है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो SIFC के प्लेटफॉर्म से चाह रही थी कि इस मंसूबे का जो हिस्सा है जो 50% पाकिस्तान का शेयर बनता है और उसमें से भी जो फेडरल गवर्नमेंट का जो बनता है वो सऊदी अरब को या UAE की गवर्नमेंट को, बिलखुसूस सऊदी अरब को, उनसे बातचीत चल रही थी कि उनसे जो है वो एडवांस में पैसे ले लिए जाएं और अपना जो है वो उसको जो कैश फ्लो जो आना है या अपना स्टेक जो है वो उनको सेल ऑफ कर दिया जाए। अभी तक उसके ऊपर अभी बातचीत के बारे में मुस्बत खबरें जो है वो सामने आ रही हैं और फ्यूचर में नज़र आ रहा है कि इस तरफ भी कोई पेशरफ्त हो सकती है जिससे हुकूमत पाकिस्तान को 2028 से पहले भी कैश फ्लो जो है वो कुछ ना कुछ डॉलर्स की सूरत में आ सकता है। तो ओवरऑल रेकॉर्डिंग के हवाले से जो है वो सूरत हाल बेहतर है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, इस रेकॉर्डिंग हो गया बलूचिस्तान में, या सैंडिक का एक प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। बलूचिस्तान जो है ना वो कुदरती दौलत से माला माल है। रेकॉर्डिंग और सैंडिक की जो मैं बात करूँ ना, ये 10% भी नहीं है टोटल जो बलूचिस्तान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो खजाने दिए हुए हैं। हमें जो है ना वो इसके ऊपर एफर्ट्स करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। पिछले दिनों जो है वो मैं ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, और सॉरी प्रेस रिलीज जो देख रहा था, उन्होंने सैटेलाइट जो फिजा में किया, तो उससे फिजा में जो हमारा जो सैटेलाइट पाकिस्तान का गया है उससे भी मादनियात के हवाले से काफ़ी फायदे होंगे और वो स्पॉट्स आइडेंटिफाई करने में जो है बहुत मौके। और यकीनी तौर पर SIFC के बाद ये मामला बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा, जिस तरह सऊदी कंपनीज को इंगेज किया गया।
हफ्ता 10 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले भी ये खबर सोर्सेज से कुछ आई थी कि वो मुआहदा हो गया है, लेकिन फिर तरदीद आई हुकूमत की तरफ से। मुसद्दिक मलिक साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर उसकी तरदीद की। तो बड़ा मोहतात इस वक्त हुकूमत का भी रवैया है, जब तक 100% मामला तय नहीं हो जाते शायद कुछ भी अनाउंस करने के मूड में नज़र नहीं आ रही है हुकूमत। नहीं, उसमें थोड़े से ना इंटरनेशनल अवामिल भी कार फरमाएं, क्योंकि खास तौर पे अमेरिका के जो इलेक्शंस थे ना पिछले साल, जो ज्यादा मसाइल रहे ना माशी तौर के ऊपर, उसमें इस वजह से भी था कि अमेरिका में इलेक्शन ईयर है और लोग जो है मुल्क हों या बैनुल अक़वामी इदारे हों, उन लोगों को बहरहाल इस चीज का कंसर्न रहता है कि अमेरिका में कौन सी गवर्नमेंट आएगी और उसकी क्या पॉलिसीज होंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता अब जैसे जैसे ये चीजें सॉर्ट आउट हो रही हैं, जैसे पता चल गया कि जी ट्रंप आ गया है, उसकी ये पॉलिसीज हैं, उसने चाइना के ऊपर ड्यूटीज लगानी है, कनाडा के ऊपर लगानी है, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता विद इन 1 और 2 मंथ जो है वो पॉलिसीज मजीद आया हो जाएगी। तो उसके बाद आप देखेंगे कि इन्वेस्टर्स हो, चाहे कंट्रीज हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो या दीगर जो हमारे भी ब्रादर मालिक हैं, तो उनकी भी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, खारजा पॉलिसीज हैं, वो अकॉर्डिंगली चेंज होंगी। तो उसके बाद मुझे अब मैं समझ सकता हूँ कि अगले 4 साल के लिए इंटरनेशनल इकोनॉमी जो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, जो एक शदोमत की कैफियत थी और उसमें कमी होती हुई आपको नजर आएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद अकमल साहब हमारे माशा। अब देखना है कि रेकोडिक मंसूबे पर हुकूमत किस तरह से आगे चलकर वाइज डिसीजंस लेती है, और जब सऊदी सरमाकारी यहाँ पर आ जाती है तो कैसे अगले 5 से 10 साल के अंदर ये मंसूबा पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए गेम चेंजर साबित होता है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।